हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9 क्षितिज पुस्तिका में है महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन, यानी कि बचपन में उनका जीवन है वो कैसे बीता था, क्या क्या कठिनाई हुई, क्या सुख के अनुभव हुए, कौन कौन से उनके दोस्त बने। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न या प्रयास किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवियों में से एक थी, यानी कि छायावाद जो आधुनिक काल का ही एक भाग है। ये मेरे बचपन के दिन है ना, वो कक्षा 7 का भी पाठ है और कक्षा 9 का भी पाठ है हिंदी में। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी है, यानी कि सिद्धो गद्य लेखन भी करवे है कविता सगे, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है, यानी कि स्त्री जो कि केस का महिला स्थिति किसी की बीटे में बिंगो पूर्णतः चित्रण करेडो है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। यानी कि महादेवी वर्मा ना कि इंसाना पर लिखती, पशु पक्षियों पर भी लिखती। ये जकीबा गिल्लू नाम की एक कविता है, महादेवी वर्मा की कहानी है, वो एक गिलहरी पर लिखी हुई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि महादेवी वर्मा न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों से ही उतना ही लगाव करती है, आत्मीयता करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, यानी कि सामाजिक जो वातावरण है वो लड़कियां लिए किसों को, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन यहाँ पर जीवन है और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, यानी कि जो को परिवार होनी बिंग मायने महादेवी वर्मा कई पीढ़ियाँ बाद में छोरी उत्पन्न हुई, यानी कि महादेवी खुद उत्पन्न हुई, खुद जन्मी। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, यानी कि मार देता। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा की पूजा की। हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, यानी कि जो विद्वान महिला होते हैं उनके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है।
मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छुई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने, यानी मौलवी साहब मुँह तो डर गई। माँ थोड़ी संस्कृत जानते थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। भगवत गीता जो हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है। पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया, यानी अब स्कूल भेजो ही भेजो, नारा लगा दिया कि मिशन स्कूल भेज दो। अब मुझको मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जानने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्राफ्टथवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली, यानी कि जो गर्ल्स हॉस्टल हो बिंगी बात चालन आ रही है कि भट्ठा में 4 जनी जगह में पहली साथी सुभद्रा कुमारी मिल गई। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, यानी कि 2 साल आगे बढ़ गई। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई हूँ, यानी कि थोड़ी बहुत बयां गाने की इच्छा ही, कभी कविता गायन कर लियो, कभी कहानी लिख दी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, ये सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, यानी कि जो कि आधुनिक हिंदी भाषा के इस काम पर मैं लिखती सीधी, ना कि ब्रज भाषा उभरे हो। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी मैं भाषा पर पूर्णतः अधिकार बन चुकी हो। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से, यानी बहुत सी की कहानी कविता लिखेड़ी बेबिंग सामना आ गई। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे, यानी कविता गायन करता। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया, यानी सत्य के लिए आग्रह, और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे। तो क्रास्थवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, यानी जबकि कॉलेज में वो पढ़ा है भी सागे लेके जाती मैडम। हम कविता सुनाते थे। कभी हरियोत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई और होता था। यानी ये सभी है ना हिंदी के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर।
उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए, यानी महात्मा गांधी जी आ गया। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब भी बापू आते तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया, उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या करती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख की कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर वह बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में ही खिलाओ, यानी कि मैं खिला दे, खीर तो खिलानी पड़ेगी, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी। पुरस्कार में मिला। अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, यानी हॉस्टल छोड़ दिया सुभद्रा। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम। जेबुन जब इकड़े तीकड़े या लोकड़ लोकड़ जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रह जाता था। वह देसी कुआ मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कुआ मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था, और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ भी रहते थे वहाँ ज्वारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वह कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, यानी कुछ भी ना खाना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे, यानी एक सा बनता सारा। फिर एक छोटा भाई हुआ वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ।
यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे, यानी कि जो लेखिका का भाई हो या महादेवी वर्मा को जो को भाई हो। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दे दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे, यानी कि बहुत ही करीबी इंसान। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, यानी अखंड भारतीय रहे तो भारत का टुकड़ा न होता, विभाजन न हुई हो तो। प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खतर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। यानी जब लेखिका का जन्म हुआ। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्राय उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने के प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे लड़की होने का समाचार मिलता सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। अब लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली है। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत सत्कार करते हैं जैसे लड़कों का। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाई लिखाई जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही है, लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए हो रही है। देश में लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात है यह है कि महानगरों में सबसे कम लड़कियां चंडीगढ़ में हैं, जो देश का एक उन्नत शहर माना जाता है। वहाँ न शिक्षा कम है न धन वैभव। वास्तव में लड़कियों के जन्म को रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर करता है, यानी कि जन्म होने पहला ही मार दिया जावे। यार पहला तो वो भी बड़ो कारण हो तो लड़कियों लिए दहेज इकट्ठो करना, फिर राजा टैक्स देना और बहुत कुछ टैक्स पर निर्भर करता हो। लड़कियाँ शादी हुआ गोनो हुआ जब भी कारण पे मार देता। पहला तो लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। उसे लगता था कि वह उर्दू फारसी नहीं सीख सकती। उसे उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए जब मौलवी साहब आते थे तब वह चारपाई के नीचे छिप जाती थी। मौलवी साहब ने पढ़ाने आना बंद कर दिया। वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। चारपाई नीचे छिप जाती है, माचा तले बढ़ जाती है महादेवी वर्मा, तो मौलवी साहब किन आगे पढ़ा। तो लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन की शौक का वर्णन किया है। यानी कि जो हिंदी के प्रति महादेवी वर्मा को प्रेम हो वो लेखिका के आपकी माँ को ही मिलियो। वे हिंदी तथा संस्कृत जानती थी, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद गाती थी, प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी, यानी लिखने को भी काम करती, कविता गायन भी करती। ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों, यानी जो को आप
आपका परिवार है बंग परिवार होगा जका आपसी संबंध है बे किसा का संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वपन जैसा इसलिए कहा है क्योंकि ज्वारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे, यानी प्रेमपूर्ण रहता। उनमें भाषा और जाति की दीवार बाधक न थी। दोनों परिवार दूसरे के परिवारों को मिलजुल कर मनाते थे। वे एक दूसरे को यथोचित संबंधों के डोर में बांधे हुए थे। वे चाची, ताई, देवर, दुल्हन जैसे आत्मीय भरे शब्दों से जुड़े थे। ऐसा वर्तमान में दुर्लभ हो गया है, यानी बहुत कम देखने में मिला आजकल तो। अब आगे प्रश्न है, लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी? पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। लेखिका महादेवी के बचपन अर्थात 20वीं सदी यानी 1900 ईस्वी के आसपास लड़कियों के प्रति समाज की सोच अच्छी नहीं थी। लोग लड़कियों को बोझ समझकर उनसे जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहते थे। वे लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार देते थे। महादेवी को अपने बचपन में वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता। क्यों? महादेवी के परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई थी। उसके पहले लोग लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, यानी कि मन मार देता। लेखिका महादेवी के बाबा ने कुलदेवी दुर्गा की पूजा की, तब महादेवी का जन्म हुआ। इतनी मन्नतें मांगने के बाद जन्म होने के कारण महादेवी को वह सब नहीं सहना पड़ा। महादेवी के बाबा की सोच समाज के अन्य पुरुषों की से किस तरह अलग थी? महादेवी के बाबा की सोच समाज के अन्य पुरुषों से बिल्कुल अलग थी। अन्य लोग जहां कन्या के पैदा होते ही उसे मार देते, वहीं महादेवी के बाबा ने उसके पालन पोषण पर ध्यान दिया और पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाना चाहा, यानी कि एक पूर्णतया विद्वान महिला बना दी। महादेवी के परिवार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? महादेवी पर किस भाषा का असर हुआ? महादेवी के परिवार में उसके बाबा फारसी और उर्दू के ज्ञाता थे, जबकि उसके पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का वातावरण तो तब बना जब उसकी माँ जबलपुर से आई थी। वे हिंदी संस्कृत की जानकार थी। उनके सानिध्य के कारण महादेवी पर हिंदी का असर हुआ और वे पंचतंत्र सीखने लगी थी। महादेवी की शिक्षा दीक्षा में उनकी माता का क्या योगदान रहा? महादेवी की शिक्षा दीक्षा में उनकी माता का विशेष योगदान रहा। वे हिंदी भाषी घर से आई थी। उन्होंने महादेवी को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनके साथ बैठते बैठते महादेवी ने संस्कृत सुनाना समझना शुरू कर दिया। इस तरह उनकी पढ़ाई की शुरुआत माँ ने ही कराई। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज का वातावरण पढ़ाई के लिए आदर्श था। पठित पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसको कॉलेज हो में वातावरण पढ़ाई के लिए उपयुक्त किया हो। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज का वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ विभिन्न स्थानों से लड़कियाँ पढ़ने आती थी। उनमें कुछ हिंदू भी थी तो कुछ ईसाई। यहाँ धर्म या क्षेत्र के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं था। सब एक ही मेस में खाती थी जिसमें प्याज तक नहीं प्रयोग की जाती थी, यानी एक ही रसोई में खाना बनता और वे खानता सारा। इस तरह वहाँ का वातावरण पढ़ाई के लिए आदर्श था। महादेवी की रुचि लेखन में उत्पन्न करने में उनकी माँ का योगदान था, स्पष्ट कीजिए। महादेवी की माँ हिंदी संस्कृत की जानकार थी। वे पूजा पाठ करने वाली धार्मिक विचारों की महिला थी। महादेवी उनके साथ पूजा पर बैठती और ध्यान से सुनती। उनकी माँ मीरा के पद गाती थी। इसे सुन सुनकर महादेवी ने भी ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया। इस तरह उनकी माँ का विशेष योगदान था। सुभद्रा कुमारी ने महादेवी की काव्य प्रतिभा को निखारने में कैसे मदद की? सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा छात्रावास के एक ही कमरे में रहती थी। सुभद्रा उनसे 2 साल बड़ी थी, जो कविता लेखन में प्रसिद्ध थी, यानी पूर्णतः ये कविता लेखन में कोई कठिनाई महसूस को नहीं करती, एकदम सही सटीक लिखती, पूर्ण अधिकार हो कविता लेखन में। महादेवी जो
अब तक ब्रज भाषा में लिखती थी, सुभद्रा कुमारी को देखकर खड़ी बोली में लिखने लगी। दोनों एक साथ कविताएं रचती। इससे महादेवी की काव्य प्रतिभा निखरती गई। जेबुनिसा कौन थी? वह महादेवी की मदद कैसे करती थी? जेबुनिसा कोल्हापुर से आई मराठी लड़की थी जो महादेवी के कमरे में रहने आई। क्योंकि सुभद्रा छात्रावास से जा चुकी थी, जेबू ने महादेवी के डेस्क साफ कर देती, उनकी पुस्तकें ढंग से रख देती थी। इससे महादेवी को कविता लेखन के लिए कुछ और समय मिल जाता था। इस तरह वह महादेवी की मदद करती थी। उस समय विद्यालयों का वातावरण आज के वातावरण से किस तरह अलग था? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उस समय विद्यालयों में सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी धर्म के अनुसार बंटेटा कोनिया। विभिन्न धर्मों के छात्र छात्राएं साथ साथ पढ़ते थे। वे अपनी अपनी भाषा में बात करते थे, एक ही मेस में खाते थे, एक ही प्रार्थना में शामिल होते थे। पर आज विद्यालयों का वातावरण वैसा नहीं है। अब यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर अलगाव देखा जा सकता है। महादेवी और सुभद्रा कुमारी की मुलाकात और मित्रता का वर्णन अपने शब्दों में करें। जब महादेवी का दाखिला क्रास्थवेट कॉलेज या गर्ल्स कॉलेज में करवाया गया तो वहाँ हॉस्टल में जो कमरा मिला उसमें सुभद्रा कुमारी पहले से ही रह रही थी। वे महादेवी से 2 साल सीनियर थी जो कविता लिखा करती थी। महादेवी को भी बचपन से लिखने का शौक था, पर वह छिप छिप कर लिखती थी। उसने सुभद्रा के पूछने पर लिखने से तो मना कर दिया, पर सुभद्रा द्वारा तलाशी लेने पर बहुत कुछ निकल आया। यह देखकर सुभद्रा ने महादेवी के बारे में सबको छात्रावास में बता दिया। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। महादेवी को काव्य रचना में प्रसिद्धि दिलाने में काव्य सम्मेलनों ने किस तरह बढ़ावा दिया? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते हुए महादेवी और सुभद्रा कुमारी कविताएं लिखा करती थी। उस समय कवि सम्मेलन हुआ करते थे। इन कवि सम्मेलनों में इन्हें लेकर क्रास्थवेट में से मैडम जाया करती थी, जहां महादेवी कविताएं सुनाती। इनके अध्यक्ष अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक और रत्नाकर जैसे प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। इनमें कविता सुनाने पर लेखिका महादेवी को पुरस्कृत किया जाता। ये पुरस्कार उनके लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुए और उनकी प्रसिद्ध बढ़ती गई, यानी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई है। ज्वारा के नवाब की बेगम ने सांप्रदायिक सौहार्द फैलाने की दिशा में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। कैसे? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ज्वारा के नवाब की बेगम उसी कंपाउंड में एक बंगले में रहती थी जिसमें लेखिका का परिवार रहता था। वे हिंदू मुसलमान का भेद माने बिना बच्चों से स्वयं को ताई कहने के लिए कहती थी। उनके बच्चे लेखिका की माँ को चचजान कहते थे। वे अपने इकलौते लड़के के हाथ पर रक्षाबंधन को राखी बंधवाती और लेखिका को लरिया या कुछ उपहार देती। इसी तरह वे हिंदू त्योहारों को भी उतनी ही खुशी से मिलजुल कर मनाती जितना कि ईद और मुहर्रम को। उनका व्यवहार सांप्रदायिकता के मुँह पर तमाचा था। इस तरह उन्होंने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।